गुलामी, एक ऐसी प्रथा जो हजारों साल पुरानी थी, दुनिया के कोने कोने में फैली हुई थी। तो सवाल ये है कि कुरान ने इसे खत्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। कुरान ने गुलामी को खत्म करने का कोई सीधा साधा हुक्म नहीं दिया, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती बताया। एक घाटी, एक खड़ी चढ़ाई जिस पर पूरी इंसानियत को चढ़ना था। मतलब ये सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं थी, ये तो पूरी सोच को बदलने का एक आह्वान था। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था, वो था फ्यूचर में किसी भी नए इंसान को गुलाम बनाने पर एक साफ, एक फाइनल पाबंदी लगाना। और देखिए, इस ऐलान की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। सूरे मोहम्मद में आया ये हुक्म एक टर्निंग पॉइंट था, एक अहम मोड़। इसने गुलाम बनाने का जो सबसे बड़ा और आम जरिया था, यानी जंगी कैदियों को गुलाम बनाना, उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो बदलाव क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुरान से पहले क्या होता था। जंग में जो लोग पकड़े जाते थे, उन्हें गुलाम बना लेना एक आम बात थी। लेकिन कुरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया और सिर्फ दो ऑप्शन दिए। या तो फिदिया मतलब रैंसम लेकर उन्हें छोड़ दो, या फिर एहसान करके बिना कुछ लिए ही आजाद कर दो। गुलाम बनाना, वेल दैट वाज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। नए गुलाम बनाने पर तो रोक लग गई, ये तो साफ हो गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल था, उन लोगों का क्या जो पहले से ही गुलाम थे? और ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। जाहिर है, मन में आता है कि अगर गुलामी खत्म ही करनी थी तो एक ही बार में सबको आज़ाद क्यों नहीं कर दिया गया। इसकी एक बहुत गहरी और प्रैक्टिकल वजह थी। जरा सोचिए, अगर लाखों लोगों को, जिनमें बूढ़े, बीमार, औरतें, बच्चे सब शामिल थे, अचानक से बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के आज़ाद कर दिया जाता तो क्या होता? एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा हो जाता। वो लोग सड़क पर आ जाते, भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। इसीलिए तरीका ये अपनाया गया कि उन्हें बेसहारा छोड़ने के बजाय एक सिस्टम के तहत धीरे धीरे आज़ाद किया जाए, ताकि उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कानूनी आज़ादी की बात नहीं थी। मकसद इससे कहीं बड़ा था। मकसद था उन लोगों की सोशल स्टेटस को और उनके बारे में समाज की सोच को जड़ से बदल देना। और ये जो हिदायत है ना, जो खुद खाओ उन्हें खिलाओ और जो खुद पहनो उन्हें पहनाओ, ये उस सामाजिक इनकलाब की बुनियाद थी। जरा सोचिए, इसने रोजमर्रा की जिंदगी में मालिक और गुलाम का फर्क ही मिटा दिया। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था कि इकोनॉमिक लेवल पर कोई किसी से कम नहीं है। ये बदलाव स्टेप बाय स्टेप किया गया। सबसे पहले खाने पीने और कपड़ों में बराबरी का स्टैंडर्ड सेट किया गया, फिर उनके साथ बेहतरीन सुलूक की हिदायत दी गई, और फिर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और सोशल कदम उठाया गया। गुलाम जैसा अपमानजनक शब्द, उसका इस्तेमाल ही बंद करवा दिया गया और उनकी पहचान को इज्जत देने के लिए फता और फतात, यानी लड़का और लड़की जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक पूरी दो तरफा स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ गुलामी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, नो मोर न्यू स्लेव्स, और दूसरी तरफ जो लोग पहले से इस सिस्टम में थे, उन्हें इज्जत और सपोर्ट के साथ आज़ाद करने और समाज में इंटीग्रेट करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता बनाया गया। और यही बात इस पूरे अप्रोच की खूबसूरती है। इसका असल मकसद सिर्फ एक सिस्टम को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि ये इंश्योर करना था कि इस पूरे ट्रांजिशन के दौरान हर एक इंसान की डिग्निटी, उसका सम्मान महफूज रहे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, जब हम आज की बड़ी बड़ी सामाजिक चुनौतियों को देखते हैं, तो क्या इस तरह के एक सोचे समझे, इंसानी सम्मान को सेंटर में रखने वाले और धीरे धीरे सिस्टम को बदलने वाले मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? यकीनन ये सोचने वाली बात है।